नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नववर्ष की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में 2025 नया साल आरंभ होने वाला है। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, ज्योतिषी मित्र हैं, जानना चाहते हैं कि 2025 भारतवर्ष के लिए कैसा गुजरेगा। बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे ज्योतिषियों ने अलग अलग बातें की हैं, तो मैं यहाँ पर नववर्ष के आधार पर जो कुंडली बन रही है उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2025 भारतवर्ष के लिए कैसा जाएगा या कैसा हो सकता है। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सन 2025 जो आ रहा है भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या बातें भारतवर्ष में हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने उस दिन की कुंडली बनाई है, यानी कि रात को ठीक 12 बजे जो है 1 जनवरी 2025 रात के ठीक 12 बजे दिल्ली में हमने कुंडली का निर्माण किया है। उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली बता रही है, मेदिनी ज्योतिष का ये विषय बनेगा दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि जो भी ज्योतिष मित्र हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसे पूरा देखें, ताकि वो समझ सके कि हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से एक एक भाव को या एक एक ग्रह को देखते हुए प्रिडिक्शन निकालते हैं या कैसा अगला वर्ष जाएगा, ये बताने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं आप लोग पूरे इस वीडियो को देखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, शेयर स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं कि उस दिन की कुंडली क्या आपको बता रही है। अब शेयर की से आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो कुंडली हमारे पास आ रही है 1 जनवरी 2025 की है और रात को ठीक 12 बजे की हमने ये कुंडली ली है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और दिल्ली में इसको रखा गया है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। अब आप कुंडली में देखेंगे तो देखेंगे कन्या लगन बना है और मेष नवांश बना है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। लगन में ही केतु है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में बुध जो कि लग्नेश होकर गए हैं, चौथे भाव में सूर्य चंद्र अमावस दोष का निर्माण कर रहे हैं और छठे भाव में शुक्र के साथ शनि है, सातवें में राहु और नवे भाव में वक्री गुरु तथा 11वें भाव में वक्री मंगल बैठे हैं। तो आपके सामने हमने ये कुंडली रख देती है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कुंडली बता रही है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको बताते हैं कि कुंडली को किस प्रकार से डिकोड किया जा सकता है। लगन का स्वामी बना है बुध और वो तीसरे भाव में स्थित है, जो कि एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। सूर्य से पहले वाले घर में बुध का जाना जो होता है वो एक योग बनाता है, जिसको हम वासी योग बताते हैं या बनाते हैं। यह बताता है कि विदेश की भूमि में सफल कमाई होगी और भारतीय नागरिक अच्छी कमाई करेंगे, क्योंकि लग्नेश वो बैठा है। और यह भी माना जाता है कि जब लग्नेश तीसरे भाव में जाता है जो कि बुध होकर जाता है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान होते हैं। अब पिछले घर में सूर्य के साथ पीछे बुध चला गया, लेकिन चंद्रमा भी आगे है, तो ये अनुफा योग बना रहा है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय नागरिकों को खुशहाल घरेलू जीवन के अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे और वो धीरे धीरे इस पे कामयाब भी होंगे। तो बात करें पहले घर की, तो पहला घर जैसा कि आप सब जानते हैं स्वास्थ्य, भौतिक सुख, ऊर्जा, आचरण, सोचने का तरीका, हमारी रुचि और हमारा शौक इत्यादि बताता है। इसका स्वामी जब तीसरे भाव में गया और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे। और ये बृहस्पति इनको देख रहे हैं, आप सबने देखा। लग्नेश होकर साथ ही साथ कर्मेश होकर बुध का तीसरे भाव में जाना और बृहस्पति से दृष्ट होना एक अच्छा एक योग बना देता है। और इससे ये पता लग रहा है कि जनता का स्वास्थ्य, आम लोगों का कल्याण, प्रशासन, जनता के बीच एकता और जनता की भावनाएं सकारात्मक रहेंगी, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। सरकार में स्थिरता बनी रहेगी, राज्य प्रगति करेंगे, देश की सफलता होगी और नेताओं के करिश्मे से संबंध प्रथम भाव से हमें पता चलता है। तो ये परिणाम लाभ ही बता रहा है। अब लगन में स्थित है केतु, तो केतु जैसा कि आप जानते हैं छोटे बच्चों के लिए बालारिष्ट योग बनाएगा। विभिन्न प्रकार की महामारियों से इस वर्ष भारतीय बच्चों को परेशान होना पड़ सकता है या उनकी मृत्यु दर बढ़ भी सकती है, ऐसा हमारा मानना है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की, और दूसरे भाव को अगर आप देखेंगे तो इस भाव से हम वो सारे पहलू देखते हैं जैसा कि हम लोग कुंडलियों में देखा करते हैं, जो कि वित्तीय संबंधी होते हैं। नगद, सामान, कमाई, आय, विरासत से मिली संपत्ति, व्यापारिक सौदे, खरीदारी, माल का मूल्य, गुणवत्ता, उपहार और आय और व्यय के खाते, बैंकिंग वगैरह इससे देखी जाती है। धर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास भी इसी भाव से देखा जाता है।
स्थिर मन होना, मृदु वाणी होना, धन प्राप्त करने के प्रयास होना, धन के मामलों में भी क्या स्थिति रहेगी, इस भाव से देखते हैं। इसका स्वामी बना है शुक्र, जो कि छठे भाव में स्थित है, जो नागरिकों को बीमारी और भारतीय जनता के बीच संपत्ति विवादों की संख्या में वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, सिंपली उस कारक को उठाकर उस हाउस में ले जाइए, उससे रिलेटेड भाव आपको पता लगेंगे। यानी कि सेकंड लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में गया है तो नागरिकों को बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं बनेंगी। खासतौर से अगर हम देखें तो शुक्र शनि का संबंध है, तो डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम वो उस पे छठे भाव पे भी बात करेंगे। और बात कर लेते हैं अब तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव जैसा आप देख रहे हैं, जो कि युद्ध से संबंधित माना जाता है, सैनिकों से संबंधित माना जाता है, लग्नेश का वहां पर जाना और तीसरे भाव के स्वामी का, जो कि मंगल बनते हैं, वक्री होकर नीच अवस्था में बैठना, चतुर्थ भाव के स्वामी का भी वक्री होकर नवे भाव में बैठना, कहीं ना कहीं भारतवर्ष को थोड़ी बहुत तनाव के योग तो बनाएगा। अगर मैं इसको वैसे कहूं तो इस भाव से युद्ध, संपत्ति का विभाजन, लाभ, स्व अध्याय, आसपास के लोग, पड़ोसी, पड़ोसी मुल्क, प्रकाशन, भाषण, संचार सुविधाएं, मध्यस्थता, छोटी यात्राएं वगैरह देखी जाती हैं। आभूषण, विज्ञापन, परिवहन, रेलवे और डाक तार विभाग देखा जाता है। शेयर भाव का भी इससे कभी कभार देख लिया जाता है। शेयर बाजार को भी हम इससे स्पेकुलेशन के तहत देखने की कोशिश करते हैं। तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बन रहे हैं मंगल, जो कि 11वें भाव में वक्री अवस्था में नीच होकर दुर्बल अवस्था में है। ये राजनेताओं के द्वारा प्रलोभन के द्वारा अपनी राजनीति की जाने की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिलहाल कुछ दिनों में भारतीय में कुछ राज्यों में चुनाव होंगे, जहां पर लोग इस ध्रुवीकरण की राजनीति को ये नेता करेंगे और ये सोचने को जनता को मजबूर करेंगे कि उनको किस प्रकार से, किस पार्टी से क्या लालच के तहत लाभ लेना है। और इससे आम आदमी को व्यक्तिगत रूप से वित्तीय परेशानी की और इंडिकेशंस भी नजर आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया है कि लगन का स्वामी बुध तीसरे भाव में, उसमें बृहस्पति की दृष्टि है, थोड़ा बहुत जनता का भला तो अवश्य ही करेगी। बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथा भाव जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वहां सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, यानी कि अमावस दोष बन रहा है। सूर्य यहाँ पर द्वादशेश हैं और चंद्रमा एकादशेश होकर बैठ गए हैं। तो ये कदापि भी अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यहां से हम शिक्षा, निवास स्थान, यात्रा, अचल संपत्ति, विश्वसनीयता, पिता की प्रसिद्धि, धन का प्रबंधन आदि देखा करते हैं। नॉर्मल बातें जैसे कि कुंडली में देखी जाती है। तो यहां से हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि भूमि, मूल स्थान, जातक विशेष के रहने की जगह, दूसरों के लिए साथ कार्य किए जाने वाले व्यवहार को भी इससे देखते हैं। तो इसका स्वामी जो है बृहस्पति बना है, वक्री अवस्था में नवम भाव में चला गया है, जो भारतीय नागरिकों को नाम और प्रसिद्धि और अच्छी प्रतिष्ठा तो मिलना दर्शा रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्रमा का अमावस दोष परिवहन से संबंधित आरामदायक जीवनदायक स्थिति बता रहे हैं, यानी बहुत सारी नई गाड़ियों का, जैसे कि वंदे भारत या हवाई यात्राओं का बहुत सारा यहाँ पर उपयोग किया जाएगा या उनका नाम बढ़ाया जाएगा। जमीन की कीमतें थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी क्योंकि अमावस का दोष है, और जो स्वामी बना वो वक्री अवस्था में 9वें स्थान में है। जैसे ही वो 10वें स्थान में जाएंगे, वहां से जमीन के रेट बढ़ने लग जाएंगे। तीसरे और चौथे के स्वामियों का वक्री होना और चौथे भाव में सूर्य चंद्र का होना भारत के पड़ोसी देशों में भूकंप आने के योग बता रहा है। भारतवर्ष में भी ऐसा होने की संभावनाएं हैं, जो कि शुरुआती 15-20 दिनों में ही हो सकते हैं, यानी कि जनवरी 10-15 तारीख के बीच कहीं जबरदस्त भूकंप आ सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव को जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए देखा जाता है, शिक्षा के लिए देखा जाता है, मनोरंजन के लिए देखा जाता है, छात्रों के लिए देखा जाता है, मित्रता, रचनात्मकता, विवेक, ज्ञान कौशल, ललित कला आदि के लिए भी देखा जाता है। संगीत, खेल, सट्टेबाजी, दौड़ इत्यादि का विचार भी इस पंचम भाव से ही किया जाता है। विरासत में मिलता हुआ मंत्री का पद और स्त्री रोग को भी इसी भाव से देखते हैं। तो इसका स्वामी बना है शनि, जो कि नौमेश और द्वितीय शुक्र के साथ छठे भाव में आ गया, जो क्लियर बता रहा है कि गर्भवती महिलाओं के अधिकतर गर्भपात होने के योग जबरदस्त तरीके से बनेंगे, क्योंकि यहां पर आने वाली पीढ़ी 9वें भाव से देखी जाती है, उसको शनि ने पकड़ लिया और शनि षष्ठेश भी है। तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी यानी कि छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और संभवतः इससे हम ये भी कह सकते हैं कि गर्भवती माताओं को गर्भपात की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा मधुमेह और मोटापे के रोगों की संख्या में भारी वृद्धि इस वर्ष भारतवर्ष को देखनी पड़ सकती है। बात करते हैं छठा भाव। छठा भाव आप जानते हैं खराब स्वास्थ्य, रोग, ऋण और शत्रु से मिलने वाले दर्द, दुख और खुशी, मधुमेह, महाअभियोग, बदनामी, नेत्र रोग, कारावास, सुख सुविधाएं इत्यादि को दिखाता है। इसमें दवाइयां और
पशु पक्षी पालतू जानवर आदि भी देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र के साथ होना प्रतियोगिताओं के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति बता रहा है। संभवतः भारतीय खेल जगत में या प्रतियोगिताओं में इस बार अच्छा डंका बजाएंगे भारत के खिलाड़ी। छठे भाव में मंगल की 8वें भाव की दृष्टि भी है और वो स्पष्ट बता रही कि खेल में सफलता में भारत को काफी नाम काम इस वर्ष मिलेगा। अब यहां पर एक बात और देख लेंगे कि छठे भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में ही बैठ गया है, जो लोगों में अहंकार की भावना देगा और अशिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कई विवाद होंगे। अधिकतर भारतीय परिवेश में इस वर्ष जो है घर से ही काम करने की संस्कृति का जन्म होगा, जो कि एक आईटी सेक्टर के लिए एक आम बात होती है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर इस वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इस भाव में शनि शुक्र का होना सारे धन शत्रुओं पर विजय और आरामदायक जीवन जैसे परिणाम को भी दर्शा रहा है। स्वास्थ्य की देखभाल करना ऑफकोर्स बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव के स्वामी के साथ ही बैठ गया है। इसलिए अगर गैर परंपरागत जो दवाइयां हैं उनको बढ़ाया जाएगा, जैसे कि आयुर्वेद या होम्योपैथ, तो जनता को अच्छा फायदा इससे हो पाएगा, ऐसा ये कुंडली इंडिकेट करती है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग भाव, जो कि सप्तम भाव होता है, जहां आप स्पेशली देख रहे हैं मीन राशि बनी है, जिसके स्वामी बने हैं गुरु, वक्री अवस्था में 9वें भाव में बैठे हैं और राहु केतु का अक्ष बना हुआ है तथा और कोई ग्रह इस भाव को नहीं देख रहा है। अगर मैं इस भाव की बात करूंगा तो सप्तम भाव, जैसा कि आप सब जानते हैं, विवाह संस्था, व्यभिचार, जीवन साथी की हानि, साझेदारी, संयुक्त उद्गम, प्रेम और स्नेह, राजनीतिक और व्यवसायिक जगत में तरक्की, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, अलगाव, तलाक व्यवस्था आदि को दर्शाता है। इस भाव में सप्तम में यहां पर मीन के राहु बैठ गए हैं, जो पत्नियों से पतियों को होने वाली परेशानी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि 12वां घर, जैसा कि आप जानते हैं, मीन राशि जो है वो बिस्तर की राशि है। परिवार में महिलाओं का वर्चस्व कई पतियों को निराशा की ओर ले जाएगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति 9वें भाव में है, जो कि केंद्र त्रिकोण में आ जाता है, तो काफी हद तक थोड़ी बहुत इसमें कमी भी आएगी। वहीं राहु का होना क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इस वर्ष बहुत सारे इंडिया में या भारतवर्ष की बात करूं तो बहुत सारे प्रेम विवाह भी होंगे, यानी प्रेम विवाह की अधिकता रहेगी। बात करें 8वें भाव की, दूसरों का पैसा, छुपा हुआ धन, अनर्जित धन, विरासत, ऋण इत्यादि को, पेंशन, ग्रेजुटी, इंश्योरेंस आदि को हम इस भाव से देखते हैं। इसके स्वामी बने हैं मंगल, जो कि एकादश भाव में चले गए हैं और वो कमजोर हैं, वक्री और नीच के भी हैं, तो वो आम आदमी के लिए कठिनता भरा जीवन इंडिकेट कर रहे हैं, मुश्किल दिनों की ओर संकेत दे रहे हैं कि जिसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए जनता को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ऐसा इंडिकेट ये कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों 9वें भाव की, जो कि हम उच्च शिक्षा के लिए देखते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वहां पर गुरु बैठ गए हैं वक्री अवस्था में वृषभ राशि में। इसके स्वामी बने हैं शुक्र, जिनको शनि ने पकड़ा है। तो ये तो तय हो गया कि हायर एजुकेशन के लिए इस वर्ष विदेश जाने वालों की अधिकता बढ़ेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक अनुष्ठान, शिक्षण, प्रकाशन, विश्वविद्यालय, न्यायालय आदि धार्मिक मुद्दे, धर्म कर्म की बातें इससे देखी जाती हैं। तो इसका भाव का स्वामी बना है शुक्र, जो कि इस वर्ष विशेष तौर से शनि के साथ बैठा है, षष्ठे के साथ बच्चों को यानी आने वाली पीढ़ी को बीमारी को इंडिकेट कर रहा था, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है। तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक संगठनों में कड़ी आलोचना होगी। ट्रस्ट बोर्ड कई सारे विवादों में घिरते हुए नजर आते हैं। 10वें भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो 10वां भाव सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार की भावना, सरकार के साथ संबंध, प्रभावशाली लोग, राजनीतिक के मामले, सार्वजनिक बैठे, व्यवसायिक, घुड़सवारी, सरकारी परिवहन, दवाइयां आदि दिखाता है। और इसके स्वामी जो बने हैं वो बने हैं बुध, जो कि 3रे भाव में है, जो लोगों को खुश मिजाज, बहुत स्वाभिमानी और नैतिक चरित्रवान बना रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की कमी भी आएगी। सरकार साफ सुथरे परिवहन के क्षेत्र में अपना नाम कमाएगी। इस वर्ष मेधावी छात्रों को भारत और विदेशों में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियरली इंडिकेट ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व में बृहस्पति की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ी है, यानी कि 10वें भाव के स्वामी पर 3रे घर पर पड़ी है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव मित्र, यूनियन, क्लब, संस्थाओं का होता है, राजनीतिक दलों का होता है, पंचायत समितियों का होता है और ससुर का, बड़े भाई का और मामा आदि से लाभ आदि का भी होता है। तो इसके स्वामी बने चंद्रमा, जो कि बहुत देर में सफलता देते हैं और बहुत प्रयासों के बाद सफलता देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आ गए हैं चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 11वें से छठा भाव पड़ता है, तो प्रयास तो करवा के ही छोड़ेगा, ये तो कंफर्म है। और यहाँ पर एक बात ये भी बता रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को इस वर्ष आरामदायक स्थिति जीने का मौका मिलेगा। वक्री मंगल का यहाँ पर होना और नीच राशि से संबंधित होना लोगों को धर्म की ओर जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक संस्थानों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव, जो कि अंतिम भाव
भाव है और इस भाव में हम देखते हैं अकेलापन, कारावास, अस्पताल, बाधाएं, भ्रम, सपने, तनाव, नींद, कामों में देरी, बीमारी, आध्यात्मिक रहस्यमय रुचियां, जादू टोना, पारलौकिक ध्यान, ये सारी चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। आप सब जानते हैं इस भाव के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, जो कि चौथे भाव में अमावस का दोष चंद्रमा के साथ बना रहे हैं और भारी लोगों का प्रभाव बता रहे हैं। यानी भारत के लोग इस वर्ष जुए और अन्य बुराइयों की ओर अपना धन खर्चा करेंगे, ये बता रहे हैं। झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बेतहाशा धन खर्च करेंगे भारत के लोग, ये भी दर्शा रहे हैं। वहीं वृद्धाश्रम और अनाथालयों की मांग जबरदस्त रूप से बढ़ेगी इस वर्ष, ये भी इंडिकेट कर रहा है। तो यहां मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये हम आपको बता रहे हैं भारत की कुंडली, जो कि 1 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे दिल्ली में बनेगी, उसके अकॉर्डिंग से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि भारतवर्ष में ऐसा ऐसा इस वर्ष होने की संभावनाएं बनेंगी। कुछ अन्य बातें भी बता देता हूं, खासतौर से जो हमारे बाजार जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो यहां पर हम डॉलर की बात कर लेते हैं। तो डॉलर जो है मुकाबले रुपए की मांग जो है वो आपूर्ति पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे भारत में डॉलर अधिक आएंगे, भारतीय रुपया मजबूत होता जाएगा और भारत अधिक डॉलर का भुगतान करेगा, तो विनिमय दर में गिरावट आ जाएगी। 2025 की दूसरी छमाही में जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में कर्क में जाएंगे तो रुपया का स्थानांतरण करने में थोड़ी सी वृद्धि के योग बनेंगे। सेंसेक्स की बात करूं तो बृहस्पति जब तक वक्री हैं और शनि के बृहस्पति की राशि में परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, तो धीमी गति से सेंसेक्स में तरक्की होगी। यह निवेशकों को फंड के कुछ हद तक सुरक्षित लाभ भी देगा। सोने की बात करें तो सोने के लिए हम सूर्य को देखा करते हैं। पाश्चात्य जगत के हिसाब से बात करें तो सोने का स्वामी बन रहा है गुरु, और गुरु जो इस समय कारक के रूप में, क्योंकि सूर्य धनु राशि में है, वक्री होकर नवम भाव में है, तो शुरुआती दिनों में ही सोने में जबरदस्त गिरावट आने के योग बता रहा है। तो जो लोग हमारा सोना खरीदना चाहते हैं, खरीद कर रख लीजिएगा उस समय, तो अच्छा रहेगा। बॉलीवुड की बात करें तो पंचम भाव बॉलीवुड से संबंधित होता है, मनोरंजन का होता है। उसका स्वामी शनि शुक्र के साथ बैठा है, जो हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं होगा इस वर्ष, ये भी बता रहा है। यहां मैं बात कर लेता हूं आने वाले 2 चंद्र ग्रहणों के बारे में। तो भारतवर्ष में इस वर्ष 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे, जिनका प्रभाव संभवतः भारतवर्ष पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष पे ये चारों ग्रहण नहीं पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के हिसाब से ग्रहों का वक्री होना क्या क्या प्रभाव देगा। तो इस वर्ष बृहस्पति जो है 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में वक्री होंगे, 15 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 25 को फिर से कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में वक्री होकर 6 दिसंबर से पुनः फिर से मिथुन राशि में जाएंगे और वर्ष के अंत तक वहीं रहेंगे। तो इस प्रकार 2025 में लगभग 180 दिनों के लिए मिथुन राशि में और बाकी दिनों के लिए कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे। और यहां पर ही मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति भारत की कुंडली में अच्छे तो माने नहीं जाते हैं। वित्तीय लाभ प्राप्त करने में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना भारतीयों को करना पड़ेगा। बृहस्पति जब कर्क में होंगे तो सपनों का विकास, यानी कि जो भी हम सोचते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा तरक्की भी होगी, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक जगत में कुछ संशय भी खड़े होंगे। रियल एस्टेट के कारोबार वालों को दिक्कतें होंगी और जमीन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी जब वो कर्क राशि में चले जाएंगे। शनि की बात करें तो शनि जो है वो 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होंगे और उससे पहले वो जो है मार्च के अंत में वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को वो फिर से मार्गी होंगे और शनि वक्री 138 दिन के लिए रहने वाले हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, जैसा कि आप सब जानते हैं, वहां पर शनि का जाना बुरा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काल पुरुष की अंतिम राशि है, मुक्ति की राशि है, तो इस वर्ष पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मृत्यु की ओर धकेला जाएगा या मृत्यु के योग बनेंगे। कोई नई बीमारी का जन्म भी मार्च के बाद होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु के योग बनेंगे और ये वर्ष जो है आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करते हैं संक्षेप में, तो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होंगी। सोना वर्ष के आरंभ में सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। भारत व पड़ोसी देशों में भूकंप आएगा, ये इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत की, तो फिल्म जगत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। पूरे देश में रियल एस्टेट में कठिन समय शुरू हो जाएगा। वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रमों की वृद्धि होगी। मधुमेह और मोटापे के रोग बढ़ेंगे और राहु 7वें घर में होने से बहुत ज्यादा प्रेम विवाह इस वर्ष होंगे। तीर्थ स्थल और ट्रस्ट बोर्डों की बहुत ज्यादा आलोचनाएं होंगी। स्वास्थ्य सेवा खर्चीली और महंगी हो जाएंगी। वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों का उदय होगा। वनस्पति तेल में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। नए प्रकार का कोई वायरल संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपको हमने बताने की कोशिश की है कि ये
1 जनवरी 2025 को भारतवर्ष में जो नववर्ष आरंभ होगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं इसमें से जो अच्छी बातें वो अवश्य हों, लेकिन जो बुरी बातें हैं वो बिल्कुल से बिल्कुल कम हो। लेकिन जैसा कुंडली ने हमें दिखाया है वैसा ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।